दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका। फिर इसके बाद जो हुआ वो सर्वविदित है। महाभारत का वही महासंग्राम जिसके लिए भगवान कृष्ण ने चेताया था कि फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। आज की व्याख्या की शुरुआत दिनकर की चर्चित रश्मि रथी के इस तृतीय सर्ग से इसलिए ताकि सनद रहे कि धार्मिक ग्रंथों से लेकर इतिहास की पोथियों तक दुनिया में हुए महासंग्रामों की कहानियां जहां भी दर्ज हैं, उनके मूल में जमीन का सवाल ही सबसे अहम है। जमीन का वही सवाल जिसे समय रहते अगर सुलझाया नहीं जाता तो इसके परिणाम हमेशा ही घातक होते हैं। जमीन का ऐसा ही एक सवाल इन दिनों उत्तराखंड में भी पूछा जाने लगा है। यह सवाल है कि आखिर उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून क्यों नहीं है। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि देश के अन्य पहाड़ी राज्यों ने तो अपने पुरखों से विरासत में मिली जमीन को भूमाफियाओं से बचाने के लिए प्रबंध किए हैं, लेकिन उत्तराखंड में जमीन की लूट खसोट पर लगाम लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां जो व्यवस्था थी भी उसे भी पिछली सरकार ने खत्म करते हुए जमीनों की लूट के सभी दरवाजे फिलहाल खोल दिए हैं। उत्तराखंड में भू कानून की क्या व्यवस्थाएं हैं, इस लचर भू व्यवस्था के दोषी कौन लोग हैं और उत्तराखंड के लिए एक आदर्श भू कानून कैसा होना चाहिए, इसे समझने की शुरुआत इतिहास में थोड़ा पीछे चलकर करते हैं। 90 के दशक में जब उत्तराखंड आंदोलन अपने चरम पर पहुंच रहा था तो आंदोलनकारी सिर्फ पृथक राज्य की ही मांग नहीं कर रहे थे। उनकी मांग में यह भी शामिल था कि पहाड़ की जमीन और यहाँ की सांस्कृतिक पहचान को बचाए और बनाए रखने के लिए पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तरह हमें भी अनुच्छेद 371 जैसी सुरक्षा दी जाए। इस मांग को उठाने वालों में तत्कालीन भाजपा सांसद मनोहर कांत ध्यानी भी शामिल थे, जिन्होंने बाकायदा अनुच्छेद 371 की मांग का प्रस्ताव राज्यसभा में भी रखा था। अनुच्छेद 371 असल में कई राज्यों को उनकी जमीन, संस्कृति, भाषा और स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष अधिकार देता है। 26 जनवरी 1950 के दिन जब भारतीय संविधान लागू हुआ, अनुच्छेद 371 भी तभी से इसका हिस्सा रहा है। तब इस अनुच्छेद में महाराष्ट्र और गुजरात को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। फिर समय के साथ इसमें कई उपधाराएं जोड़ी गई और तमाम अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया। जैसे 1962 के संशोधन के बाद अनुच्छेद 371A बना, जिससे नागालैंड को विशेषाधिकार मिले। 1969 में 371B बना और असम को विशेषाधिकार मिले। फिर 371C के जरिए मणिपुर को, 371D के जरिए आंध्र प्रदेश को और ऐसे ही F, G, H और J के जरिए सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल और कर्नाटक को भी समय समय पर विशेषाधिकार दिए गए। ये तो हुई उन विशेषाधिकारों की बात जो सीधे देश का संविधान ही इन राज्यों को देता है। इसके अलावा कई राज्यों ने अपने मजबूत कानून बनाकर भी अपनी जमीनों को सुरक्षित किया है। जैसे हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल का ही उदाहरण लीजिए। वहां हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 जमीनों की खरीद फरोख्त पर लगाम लगाता है। इस एक्ट की धारा 118 के अनुसार हिमाचल में किसी भी गैर कृषक को जमीन ट्रांसफर नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह भी हुआ कि वहां हिमाचल का रहने वाला गैर कृषक भी कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। हिमाचल के बाहर का कोई व्यक्ति अगर वहां जमीन लेना चाहता है तो उसे पहले तो वहां की सरकार से अनुमति लेनी होती है और अनुमति मिलने के बाद ही वो जमीन खरीद सकता है, वो भी सिर्फ 500 वर्ग मीटर। इसी तरह पहाड़ी राज्य सिक्किम में भी जमीनों को बचाने का काम सिक्किम रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड एक्ट 2005 के जरिए किया गया है। इस एक्ट में तो यहां तक प्रावधान है कि सिक्किम में सिर्फ लिंबू या तमांग समुदाय में ही जमीन खरीदी या बेची जा सकती है। इसके साथ ही जमीन बेचने वाले को कम से कम 3 एकड़ जमीन अपने पास रखनी होती है ताकि जमीन बेचने वाला खुद ही भूमिहीन न हो जाए। इसी तरह के विशेष कानून अन्य पहाड़ी राज्यों में भी हैं। सिर्फ उत्तराखंड में ही खुला खेल फर्रुखाबादी है कि कोई भी आए और कितनी भी जमीन का मालिक बन जाए। लेकिन प्रदेश में जमीनों की खरीद के रास्ते हमेशा से खुले रहे हों, ऐसा भी नहीं है। साल 2002 में जब प्रदेश की पहली निर्वाचित सरकार का गठन हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कुछ भू कानून बनाए। उस दौर में उत्तराखंड में जमीनों से संबंधित मुख्यतः 2 कानून प्रभावी थे। एक था 1960 का कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी एबोलिशन एक्ट, जिसे कुजा कानून भी कहा जाता है, और दूसरा था यूपी ZALR यानी उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जिसे उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ की सरकार ने कुछ संशोधन करते हुए अपना लिया था। एनडी तिवारी सरकार ने इसी ZALR एक्ट में हिमाचल के कानून की तरह ये प्रावधान बनाया था कि उत्तराखंड में कोई भी गैर कृषक
जिसे आम बोलचाल में बाहरी व्यक्ति कहा जाता है, वो 500 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन यहां नहीं खरीद सकेगा। इस कानून को 2008 में खंडूरी सरकार ने कुछ और मजबूत किया और उन्होंने 500 वर्ग मीटर की सीमा को और कम करते हुए 250 वर्ग मीटर तक सीमित कर दिया। हालांकि इस कानून में भी शुरुआत से ही एक बड़ा लूप होल था और वो ये था कि इसकी धारा 2, इस कानून की धारा 2 में लिखा था, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ स्टेट ऑफ उत्तरांचल except the areas included and may be included from time to time in any municipal corporation, नगर पंचायत, नगर परिषद एंड कैंटोनमेंट बोर्ड लिमिट्स। इसका सीधा मतलब यह था कि जमीनों की खरीद पर रोक लगाने वाला यह कानून किसी भी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत पर लागू नहीं होगा। इसी लूप होल का फायदा तमाम सरकारों ने उठाया, क्योंकि जमीनों की खरीद का रास्ता खोलने के लिए तमाम ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत या नगर पालिका बना दिया गया और इसके साथ ही ये इलाके इस कानून के दायरे से बाहर होते चले गए और बिक्री के लिए तैयार कर दिए गए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जमीनों का असल खेल होना अभी बाकी था। ये खेल हुआ पिछली भाजपा सरकार में, जब प्रदेश की कमान त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथों में आई। इस खेल पर विस्तार से बात करें उससे पहले उत्तराखंड में जमीन के आंकड़ों पर एक नजर दौड़ाते हैं। प्रदेश में कुल भूमि का रकबा 55,92,361 हेक्टेयर है। इसमें से 88% यानी 88% पर्वतीय और 12% मैदानी भूभाग है। इस आंकड़े को अगर और तोड़ें तो 34,98,447 हेक्टेयर वन भूमि है, 10,15,041 हेक्टेयर बेनाप या बंजर है, 2,94,756 हेक्टेयर अयोग्य श्रेणी में है। लिहाजा सिर्फ 8,31,225 हेक्टेयर ही कृषि भूमि बचती है। यानी कुल भूमि का 63% जंगल है, 18% बेनाप, 5% अयोग्य और सिर्फ 14% कृषि भूमि यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड। हालांकि ये आंकड़े भी बेहद पुराने हैं, क्योंकि नए और सटीक आंकड़े खुद सरकार के पास भी उपलब्ध नहीं। लेकिन ये बात तो सरकार खुद भी मानती है कि राज्य बनने के बाद से करीब 1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि कम हुई है। कहीं बड़े बांधों ने कृषि भूमि को लील लिया, कहीं आपदाओं ने, और कहीं पलायन के चलते खाली हुए खेतों पर झाड़ और जंगल उगाए हैं। इस तरह से देखें तो यहां तक संकेत मिलते हैं कि प्रदेश में सिर्फ 6 से 7% ही कृषि भूमि अब बाकी रह गई है। ऐसे में अगर इतनी सीमित भूमि भी पहाड़ के लोगों से छीन ली जाती है तो यहाँ की आने वाली पीढ़ियां भूमिहीन हो जाएंगी, और ये सच में एक गंभीर चिंता का विषय है। यही कारण है कि उत्तराखंड मांगे भू कानून के नारे को जितना समर्थन मिल रहा है वो उससे कहीं ज्यादा की मांग करता है। अब बात करते हैं जमीनों के उस खेल की जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया। वही खेल जो पिछली त्रिवेंद्र सरकार में रचा गया और जिसके बाद पहाड़ के पहाड़ बेच डालने के रास्ते खोल दिए गए। दरअसल 6 अक्टूबर 2018 के दिन तत्कालीन प्रदेश सरकार ZALR एक्ट में अमेंडमेंट यानी संशोधन के लिए एक विधेयक लेकर आई। इसमें धारा 154(2) जोड़ते हुए पहाड़ों में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा भी खत्म कर दी गई और कृषक होने की बाध्यता भी। इसके साथ ही इस संशोधन में धारा 143A जोड़कर कृषि भूमि का भू उपयोग यानी लैंड यूज बदलने की राह भी बेहद आसान बना दी गई। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि अब कोई भी पैसे वाला आए, पहाड़ों में बेहद कम बची हुई कृषि भूमि को जितना जी चाहे खरीद ले और आसानी से उसका लैंड यूज बदलकर जैसे चाहे इस्तेमाल करे। यह संशोधन जब उत्तराखंड विधानसभा में पारित किया जा रहा था तो एकमात्र विधायक जो इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे वो थे केदारनाथ के तत्कालीन विधायक मनोज रावत। विधानसभा में हुई उस दिन की कार्रवाई पर एक नजर डालिए। तत्कालीन मंत्री प्रकाश पंत ने यह विधेयक सदन में रखते हुए कहा कि कानून में इन बदलावों के बाद प्रदेश में नए उद्योग लगाने की राह आसान होगी। इस पर मनोज रावत ने सवाल करते हुए कहा कि आज तक जो औद्योगिक अवस्थापना बनाई गई है उस पर ही कितने उद्योग स्थापित कर लिए गए हैं। इसके बाद सदन में जो संवाद हुआ जरा उसे गौर से देखिए। प्रकाश पंत: मान्यवर, हम यह भी कार्य करेंगे, जनता ने हमें इसलिए ही बैठाया है। मनोज रावत: मान्यवर, जमीन बेचने के लिए नहीं बैठाया है। प्रकाश पंत: मान्यवर, सम्मानित भाषा का प्रयोग करें, यह गंभीर मुद्दा है, यह राज्य की आर्थिकी से जुड़ा प्रश्न है। हम ये विषय पूरी संवेदनशीलता से ले रहे हैं। मैं तो चाह रहा था कि आपका भी सहयोग मिलता। आखिर पर्वतीय क्षेत्र पर रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार केवल इंडस्ट्री के माध्यम से मिल सकता है एवं सार्वजनिक उपक्रम या प्राइवेट दे सकते हैं। उनको ले जाने के लिए हमें कोई तो प्रबंध करना होगा। 250 मीटर पर क्या रोजगार लगाएंगे?
इस संवाद के बाद 57 विधायकों के प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार ने यह संशोधन विधेयक पारित करवा लिया और इस तरह से उत्तराखंड में जमीनों की खरीद पर रोक लगाने का जो कानून था वह भी लगभग समाप्त कर दिया गया। तत्कालीन विधायक मनोज रावत ने कानून में हो रहे इन बदलावों का भले ही तीखा विरोध किया था, लेकिन उनकी पार्टी यानी कांग्रेस भी इन बदलावों के लिए जिम्मेदार है। वो इसलिए कि भाजपा सरकार शुरुआत में यह संशोधन सिर्फ पर्वतीय इलाकों के लिए लेकर आई थी, लेकिन कांग्रेस नेता स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश ने तब ये सवाल उठाया कि जमीनों की खरीद की ये छूट सिर्फ पर्वतीय इलाकों के लिए ही क्यों और मैदानी इलाकों के लिए क्यों नहीं। उनके इस तर्क को भाजपा सरकार ने नेकी और पूछ-पूछ की तरह लेते हुए तुरंत ही ये छूट मैदानी इलाकों के लिए भी लागू कर दी और फिर जमीनों का असल खेल इन्हीं मैदानी इलाकों में शुरू हुआ। तू डाल डाल में पात पात की कहावत को चरितार्थ करते हुए इस तरह से भाजपा और कांग्रेस ने जमीनों की खरीद के सभी दरवाजे खोल दिए। बल्कि इतना ही नहीं, इसके बाद कुछ संशोधन और भी किए गए और इनमें से कुछ तो पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही हुए। इनमें सबसे अहम बदलाव यह किया गया कि जहां पुराने कानून में यह शर्त थी कि अगर कोई व्यवसायी जमीन खरीदने के 2 साल बाद तक उस जमीन का उपयोग उस उद्देश्य से नहीं करता जिस उद्देश्य से उसने वो जमीन खरीदी है, तो राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वो उस जमीन को जब्त कर ले। लेकिन इस प्रावधान को भी जून 2022 में धामी जी की सरकार ने स्वाहा कर दिया। ये दिलचस्प है कि मौजूदा सरकार एक तरफ ये कहती है कि प्रदेश में मजबूत भू कानून के लिए हमने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, और दूसरी तरफ वही सरकार भू कानून को निरंतर पतला भी करती जाती है। वैसे इस सरकार ने जो समिति गठित की थी वह समिति भी अपनी रिपोर्ट अब सौंप चुकी है, लेकिन ये रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। पहले भू कानून का अध्ययन करने के लिए सरकार ने समिति बनाई, अब समिति की रिपोर्ट का अध्ययन सरकार कर रही है। और अध्ययन के इस खेल के बीच जमीनी हकीकत यह है कि जमीनों की खरीद फरोख्त अपने चरम पर है। इस पर अगर जल्दी लगाम नहीं लगी तो ये बात कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं है कि पहाड़ की आने वाली पीढ़ियां बहुसंख्य आबादी संभवतः भूमिहीन होगी। जाते जाते इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि उत्तराखंड के लिए एक आदर्श भू कानून आखिर कैसा होना चाहिए। कानून के तमाम जानकार और उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े तमाम लोग मानते हैं कि इसके लिए कई पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में मौजूदा कानूनों का अध्ययन किया जा सकता है, उनसे सीख ली जा सकती है। और एक न्यूनतम काम जो सबसे पहले होना चाहिए वो ये है कि एनडी तिवारी सरकार के दौरान जो कानून बना था, जिसे खंडूरी सरकार ने और भी मजबूती दी थी, उसे वापस उसी स्वरूप में सबसे पहले लागू किया जाए, बशर्ते उसमें धारा 2 का जो अपवाद है उसे हटाया जाए, ताकि सिर्फ ग्रामीण इलाकों के लिए ही नहीं बल्कि शहरी इलाकों में भी उसे लागू किया जा सके। भू कानून से जुड़ी ये तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें बारामासा।